गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। है ना, कल हम देखे थे जेनेटिक कोड के बारे में, समझे थे कि कैसे कोड डिस्कवर हुआ, और उसमें आप 3 साइंटिस्ट का रोल भी देखे थे, सीबीरियो ओकावा, है ना, नीरेनबर्ग, और एक कौन था, हरगोबिंद खुराना। है ना, इन 3 साइंटिस्ट के रोल से आप 64 कोडॉन्स कौन कौन से अमीनो एसिड को कोड करते हैं, जिसमें से 61 क्या थे, कोडॉन्स थे जो अमीनो एसिड को कोड करते थे, तो 3 क्या थे, नॉन स्टॉप कोडॉन्स, उआ उग उगा, आपको ये बताया गया था। ठीक है, उसी के आगे हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक कोड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल 6 प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिस्ट आउट किया है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, देयर आर टोटल 64 कोडॉन्स। टोटल कितने कोडॉन्स हैं, 64 कोडॉन्स हैं, आउट ऑफ विच 61 कोडॉन कोड्स फॉर अमीनो एसिड। उसमें से 61 ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और बाकी 3 क्या है, स्टॉप कोडॉन्स हैं। स्टॉप कोडॉन्स आपको नाम बताए थे, उआ उग उगा, है ना, UAA UAG और UGA, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। नाम भी बताए थे, ओकरे, अंबर एंड ओपल, ये 3 नाम बताए थे। नाम और सीक्वेंस दोनों आपको याद रखना है। ओके, डन। सेकंड प्रॉपर्टी इज यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सल है ये कोडॉन। सपोज आपके पास एक कोडॉन है GGG, अगर ये ग्लाइसिन को कोड करता है तो इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, बिना कोई एक्सेप्शन के, कुछ एक्सेप्शन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ होते हैं, थोड़ा डिफरेंट होते हैं, अदरवाइज पूरे ऑर्गेनिज्म में यूनिवर्सल है। मतलब GGG विल एवरीवेयर कोड फॉर ग्लाइसिन, वो ग्लाइसिन को ही कोड करेगा। ठीक है, यूनिवर्सल कोडॉन्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, कोडॉन्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक है, इन ऑल द ऑर्गेनिज्म कोडॉन्स विल बी सेम। डीजेनरेसी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है, डीजेनरेसी का मतलब ये होता है कि सिंगल अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। आप देखो आपके पास कोडॉन्स कितने हैं, 61 जो कोड करते हैं। अमीनो एसिड कितने टाइप के हैं, BC टाइप के हैं। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि मोर देन 2-3 कोडॉन्स आर कोडिंग फॉर सेम अमीनो एसिड, है ना। तो एग्जांपल के लिए जैसे आप ये देखो, GGG, GGA, GGC और GGU, ये चारों क्या कोड करते हैं, इस चारों से ग्लाइसिन बनता है। इस चारों से क्या बनता है, ग्लाइसिन बनता है। इट मींस a single amino acid can code by more than 1 codon. Degeneration मतलब हम लिखेंगे more than 1 codon, more than 1 codon can code for 1 amino acid, and this property is known as degeneracy, है ना। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी बोलते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस मींस मोर देन 1 कोडॉन कैन कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, ये डीजेनरेसी है। बट दैट कोडॉन विल एवरीवेयर कोड फॉर सेम अमीनो एसिड, मींस 1 कोडॉन कैन कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। ये प्रॉपर्टी क्या है, अनएम्बिगियस। क्या लिखेंगे, 1 कोडॉन कैन कोड ओनली 1 अमीनो एसिड। कभी भी एक कोडॉन हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। एग्जांपल के लिए GGG से अगर ग्लाइसिन कोड होता है तो कभी भी GGG सामने आएगा तो ग्लाइसिन ही करेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा अमीनो एसिड बना दिया, सेम अमीनो एसिड, 1 कोडॉन 1 अमीनो एसिड। इसका मतलब क्या है, अनएम्बिगियस। इसका उल्टा देखेंगे, डीजेनरेसी, सिंगल अमीनो एसिड मोर देन 1 कोडॉन, राइट, डन। उसके बाद क्या है बेटा, कॉमालेस, है ना। क्या बता रहे हैं हम, कॉमालेस। कॉमालेस मतलब क्या है कि जैसे आपका ये सीक्वेंस है AUG GCC AGUG, ये 5 डेज और ये 3 डेज, ये एक आरएनए मॉलिक्यूल है। तो इसमें आप कोडॉन को जब रीड करोगे तो ये कोडॉन है AUG GCC। कोडॉन्स क्या होते हैं, पहला प्रॉपर्टी हम यहाँ एक और ऐड करने के पॉइंट, दे आर ट्रिपलेट इन नेचर। ट्रिपलेट इन नेचर किसने बताया था, जॉर्ज गेमो ने, आप पढ़ चुके हो, राइट। तो इसमें कोई कॉमा नहीं है, एक बार में पंक्चुएशन लेस, मतलब कोई कामा फुल स्टॉप नहीं है। एक बार AUG पढ़े, इसको आगे GCC GUG, ये चलते जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको पढ़ के रुकेंगे और उसके बाद फिर ये इसको देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है,
तो डायरेक्ट कंटिन्यू फैशन में रीड किया जाता है, बिना पंक्चुएशन के, बिना कॉमा के रीड करेंगे सीक्वेंस को। डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग मींस एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड हमेशा एक ही कोडॉन का पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये आप देखो 5' AUG GCC GUG 3', सही है। तो ये जो कोडॉन, जैसे ये कोडॉन है, इसका ये न्यूक्लियोटाइड G, ये जो G है हमेशा फर्स्ट कोडॉन का होगा, ये G सेकंड कोडॉन में नहीं आ सकता है। क्लियर है ना? नॉन ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैप नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि AUG फिर उसके बाद AUG आप रीड किए, उसके बाद फिर GGC रीड कर लिए, ये वाला G को भी यहाँ भी रीड कर लिए GGC, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप AUG इसको अगर फर्स्ट कोडॉन में आप ले चुके हो तो इट कैन नॉट ओवरलैप विद द सेकंड कोडॉन। सेकंड कोडॉन में वो न्यूक्लियोटाइड पार्ट नहीं लेगा। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉन ओवरलैपिंग ऑफ द कोडॉन्स। क्लियर? चलो डन। तो दीज आर द टोटल 6 प्रॉपर्टीज जो आपको याद रहना चाहिए, और आपको इसी के आसपास वो क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन का मैं बोलूं तो आपको ये पूछेगा कि सिंगल अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन्स। एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन्स कोड कर सकते हैं। Which is दिस प्रॉपर्टी? ये जेनेटिक कोड का कौन सा प्रॉपर्टी है? तो आप क्या बोलोगे? डीजेनरेसी प्रॉपर्टी है। क्लियर है बात? ठीक है। 1 कोडॉन ऑलवेज कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, ये क्या प्रॉपर्टी है? अनएम्बिगुअस है। ठीक है, और बाकी सब प्रॉपर्टी आपको लगभग याद हो जाएगा। 64 कोडॉन्स में बाकी आपको ये 3 कोडॉन्स जो स्टॉप कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन का नाम और सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। आपको मैं बोला हूं ओआ ओग उगा, है ना? ओआ ओग उगा ओकरे अंबर ओपल, ओआ से UAA, ओग से UAG, उगा से UGA। इस तरीके से आप याद रखो और इससे आपका काम बन जाएगा। अगर कोडॉन क्लियर है हमारे पास, कोडॉन हमको समझ में आ गया है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक मूव कर रहे हैं ट्रांसलेशन की ओर। ठीक है, ट्रांसलेशन मींस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द मैच्योर RNA। mRNA से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA, है ना? प्रोटीन mRNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हो? ट्रांसलेशन बोलते हो। पहला पॉइंट, ट्रांसलेशन में देयर आर 3 स्टेप्स। ट्रांसलेशन में देयर आर टोटल 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज इनिशिएशन। जैसे ट्रांसक्रिप्शन पढ़े थे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, है ना? वैसे ही यहाँ पे भी इनिशिएशन फर्स्ट, सेकंड इज इलोंगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे इनिशिएशन कैसे होता है, इलोंगेशन कैसे होता है और टर्मिनेशन कैसे होता है। और जो आपको मैं tRNA बताया, चार्ज tRNA, मैं आपको बोल रहा था कि राइबोसोम में दे के आएगा, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट करेगा, एक एक पार्ट अब यहाँ पे आने वाला है। राइट, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट इनिशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशिएशन, इनिशिएशन फैक्टर के लिए आपको क्या क्या लगेगा? रिक्वायरमेंट अगर हम बताएं तो रिक्वायरमेंट के लिए आपको एक mRNA लगेगा, है ना? mRNA लगेगा तभी तो अपन प्रोटीन बनाएंगे। तो प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन कहाँ है? मैसेंजर RNA mRNA में है। इसके अलावा आपको स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, आप इनिशिएशन, ये जो ट्रांसलेशन आप पढ़ रहे हो बेटा, आपको एनसीईआरटी जो हमको पढ़ा रहे हैं ट्रांसलेशन, ये बता रहे हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन अगर पढ़ रहे हैं तो स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट्स क्या होता है? 30s। क्या होता है? 30s। इसके अलावा लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और क्या लगेगा? और आपको GTP लगेगा। जैसे ATP होता है बेटा, वैसे ही एक न्यूक्लियोटाइड होता है क्या? GTP। GTP से आपको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, लाइक ATP, है ना? इसके अलावा आपको मैग्नीशियम आयन,
दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट को जोड़ने के लिए आपको क्या लगता है, मैग्नीशियम आयन लगता है, राइट। तो मैग्नीशियम आयन लगेगा, है ना। और इसके अलावा आपको टीआरएन लगेगा, चार्ज टीआरएन, इतना चीज लगेगा आपको। और इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं बेटा इनिशिएशन करवाने के लिए, उनको हम बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स, ये लगेंगे आपको। इनिशिएशन फैक्टर कैसे होते हैं, पहला पॉइंट हम लिखेंगे, दे आर प्रोटीन्स इन नेचर। किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। इनिशिएशन फैक्टर किसके बने हैं, प्रोटीन के बने हैं। और इनिशिएशन फैक्टर कितने टाइप का है, 3 टाइप का है। इनिशिएशन फैक्टर 1 IF1, है ना। इनिशिएशन फैक्टर को शॉर्टकट में लिख रहे हैं IF, तो IF1, IF2 और IF3, these are the 3 different initiation factor which will be required for the initiation में आपको लगेगा, है ना। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है बेटा, mRNA। मान लो ये आपका 5 days, ठीक है, और इधर क्या है 3 days, क्लियर। तो ये आपके पास क्या है, mRNA। इस mRNA में कौन आके लगेगा, प्लस हम लिखें स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इसमें आके अटैच होगा, क्लियर। तो हम ये पहले क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं कि स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब एमआरएनए में पहली बार हमेशा एक यहाँ पे एक सीक्वेंस होगा जिसको बोलोगे AUG। AUG क्या होता है बेटा, स्टार्ट कोडॉन होता है, स्टार्ट कोडॉन। हर कोई जितना भी आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, उसमें हमेशा स्टार्ट कोडॉन, जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, स्टार्ट कोडॉन हमेशा क्या होगा, AUG होगा, ठीक है। क्या होगा, AUG होगा। और यहाँ एक पॉइंट लिखते हैं कि AUG, इससे क्या कोड होता है, इससे कोड होता है फॉर्मिल मिथियोनिन। फॉर्मिल मिथियोनिन, मिथियोनिन क्या है बेटा, एक टाइप का अमीनो एसिड है और ये मॉडिफाइड है, फॉर्मिल मिथियोनिन। ये इसको क्या बोले, स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। और AUG अगर स्टार्ट कोडॉन पे छोड़ के, अगर ये स्टार्ट कोडॉन है, AUG हो सकता है कि दोबारा कहीं बीच में और आए, मान लो यहां पे आ गया AUG, बीच में कहीं और आया, तो वो कोड करेगा नॉर्मल मिथियोनिन को। यहां एक पॉइंट और लिख रहे हैं, AUG एट अदर प्लेस देन स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन को छोड़ के कहीं और मिला आपको, तो वो क्या कोड करेगा, सिर्फ मिथियोनिन। बस स्टार्ट कोडॉन में हमेशा फॉर्मिल मिथियोनिन, याद रखना ये बात को, फॉर्मिल मिथियोनिन, ठीक है। तो ये आपका स्टार्ट कोडॉन है और यहां से ट्रांसलेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो अब क्या करना है हमको, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बोलने से कौन सा हो जाएगा, 30 सब यूनिट। इसको क्या करना है, राइबोसोम को इसमें अटैच करना है, ये अटैच होगा। तो अटैच कैसे होगा, इसको कैसे पता चलेगा कि स्टार्ट कोडॉन यहां से शुरू हो रहा है, इसको भी तो कुछ आइडिया होना चाहिए ना कि मेरे को यहां जाना है, यहां से स्टार्ट करना है, कहीं भी अटैचमेंट थोड़ी ना होगा, क्लियर है। तो उसके लिए एमआरएनए में आपके पास स्टार्ट कोडॉन के सामने यहां पे, ठीक है, 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड बिफोर, 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड बिफोर स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन के 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड पहले एक 8 न्यूक्लियोटाइड का, कितने न्यूक्लियोटाइड का, 8 न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। स्पेसिफिक क्या होता है बेटा, सीक्वेंस होता है। जिस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस बोलते हैं, साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस क्या बोले मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बेटा स्टार्ट कोडॉन AUG, यहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होना है, तो राइबोसोम पहले क्या होगा, यहां पे अटैच होगा। तो राइबोसोम कैसे पहचानेगा कि मेरे को यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है, ट्रांसलेशन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए AUG के सामने, है ना, 5 डेज एंड में AUG स्टार्ट कोडॉन के पहले, कितना पहले, 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड पहले स्टार्ट कोडॉन के एक 8 न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, एकदम स्पेसिफिक, सिर्फ वही प्रेजेंट है, 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड पहले प्रेजेंट है, 8 न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस। उस सीक्वेंस को क्या बोले, साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस। साइंटिस्ट का नाम है बेटा साइन डेलगेर्नो, इन्होंने खोजा था उस सीक्वेंस को, तो उन्हीं के नाम पे दिया साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस, क्लियर है। अब हम क्या बोल रहे हैं, इस साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब वही ATGC किसी का बना होगा, राइट। तो इसका जो कंप्लीमेंट्री है,
मतलब इसका कंप्लीमेंट्री बोलने से इसका अपोजिट स्ट्रैंड जो है वो कहां प्रेजेंट है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में प्रेजेंट है। इसका कंप्लीमेंट्री साइन डेलगेर्नो का कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस, इट्स कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस is present in 16S rRNA of 30S subunit, 30S सबयूनिट के 16S rRNA। आपको मैं बताया हूं 30S में कौन सा है, 50S में कौन सा मिलेगा। तो 30S में आपको बताया थी कि क्या मिलेगा, 16S rRNA मिलता है। तो 16S rRNA के कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस कहां प्रेजेंट है बेटा, साइड डेलगेर्नो। ये दोनों सीक्वेंस 16S rRNA का और ये वाला सीक्वेंस आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है। ये आपको याद रखना है। तो कंप्लीमेंट्री है बोलने से इस पे जो सीक्वेंस होगा ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे। जैसे ही ये कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस आपस में मिलेगा, यहाँ जैसे मान लो कि 4 से 12 मिनट यहाँ राइबोसोम आके बैठा, ये यहाँ से आगे जाकर देखेगा, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, स्टार्ट कोडॉन मिल गया, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या कर देगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट करेगा। क्लियर है। चलो ये प्रोकैरियोट में ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था जो हमको जरूरत है, ऑल्दो एनसीईआरटी में नहीं है बट एग्जाम में पूछ लेता है नीट में, इसीलिए आपको ये कवर करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम ये क्या देख रहे हैं कि स्टार्ट कोडॉन पहुंच गया। स्टार्ट कोडॉन आपको बता दिया कि फॉर्मिल मिथ्योनिन बनाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, एमआरएनए पहला स्टेप यहाँ लिखते हैं। चलो इनिशिएशन का पहला स्टेप, एमआरएनए प्लस 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, mRNA डॉट 30S सब यूनिट कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा, दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लिए, एक कॉम्प्लेक्स बन गए। कॉम्प्लेक्स बन गया मतलब प्रोसेस इनिशिएशन का क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो आपको क्वेश्चन पूछता है When does the translation start? ट्रांसलेशन कब स्टार्ट होता है, कौन से रिएक्शन से। तो आपका आंसर होना चाहिए जब mRNA पे 30S सब यूनिट कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है, 30S सब यूनिट बाइंड करता है और mRNA डॉट 30S सब यूनिट कॉम्प्लेक्स बनता है, देन द ट्रांसलेशन प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। यहां तक बात क्लियर है। चलो यहां पे आपको एक फैक्टर लग रहा है, इनिशिएशन फैक्टर 3 और मैग्नीशियम आयन। यहाँ पे दो चीज है, पहला रिएक्शन होने के लिए आपको क्या लगा, इनिशिएशन फैक्टर 3 लगा। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट, आपके पास क्या बन चुका है, mRNA डॉट 30S सब यूनिट कॉम्प्लेक्स बन चुका है, सब यूनिट कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या ऐड होगा, इसमें अब आपका पहला कोडॉन का tRNA, ये AUG है स्टार्ट कोडॉन, इसको tRNA अमीनो एसिड लेके आएगा। कौन सा अमीनो एसिड लेके आएगा, फॉर्मिल मिथ्योनिन लेके आएगा, है ना, देने के लिए राइबोसोम को। चार्जिंग किए थे कल आप ना, अब चार्जिंग किए हो तो देना पड़ेगा, अनचार्ज होना पड़ेगा वापस। तो mRNA 30S सब यूनिट कॉम्प्लेक्स के साथ आप लिखोगे प्लस क्या चीज, फॉर्मिल मिथ्योनिन, फॉर्मिल मिथ्योनिन को मैं डॉट मेट लिख दे रहा हूं, मेट मतलब मिथ्योनिन डॉट tRNA। ये tRNA के साथ फॉर्मिल मिथ्योनिन लग आ रहा है। अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, mRNA 30S सब यूनिट कॉम्प्लेक्स के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे आपको एक जीटीपी खर्चा करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक जीटीपी लगेगा। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए क्या लगेगा, जीटीपी लगेगा, मतलब एनर्जी लगेगा। और यहाँ पे आपको इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 2, ये दोनों फैक्टर्स लगेंगे। आपको बोले थे इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3 तीन टाइप का है। इनिशिएशन फैक्टर 3 पहले रिएक्शन में, इनिशिएशन फैक्टर 1 और 2 सेकंड रिएक्शन में। क्लियर है। चलो अब क्या बनेगा, इसको जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, ये होगा आपके पास mRNA डॉट 30S सब यूनिट डॉट 30S सब यूनिट डॉट फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ये भी जुड़ गया। आपको जो जुड़ते जा रहा है उसको डॉट लगा के दिखाते जाना है।
ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्लियर? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया आपके पास। यहां तक आप देखो इसको, तब तक यहां पे कुछ करते हैं। ये इसके बाद क्या होगा बेटा, इसमें अब आपका लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, आपके पास 38 अभी तक लगाया हो, अब लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके इसमें क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। चलो डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये आपका mRNA है, यहाँ पे ये स्टार्ट कोडॉन है, मान लो AUG, उसके बाद 1 2 3 एक और न्यूक्लियोटाइड, ये भी कोडॉन होगा, ऐसे ही कोडॉन चल रहा है 1 2 3 ऐसे करके चल रहा है। ये आपका 5' डायरेक्शन है और ये क्या है 3' है। यहाँ पे आपका स्मॉल सब यूनिट ऐसे लगा हुआ है, ये स्मॉल सब यूनिट हो गया नीचे, है ना, 30s सब यूनिट। इसको लेबल कर देता हूँ आपके लिए 30s सब यूनिट। और ऊपर में आके कौन लग गया, ये आपके पास लार्ज सब यूनिट लग गया, ये लार्ज सब यूनिट कौन सा है 50s आके लग गया। ठीक है, अब लार्ज सब यूनिट में आपके पास 3 साइट है, 3 जगह है जहां पे कुछ कुछ चीज होते हैं। क्या क्या जगह है उसको देखते हैं। तो आपके पास एक तो यहाँ पे साइट है, ये ऐसे एक ये है, ठीक है, और एक ऐसा ही यहाँ पे है ये, और एक ये इस दोनों के बाहर यहाँ पे है, ये है ई साइट। ठीक है, इस साइड को बोल रहे हैं बेटा ए साइड, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, ए साइड। यहां लेबल करते हैं बाहर में ए साइड। ठीक है, ये क्या है आपका पी साइड, ये क्या हो गया पी साइड। और लास्ट वाला ये ई क्या है, एग्जिट साइड। ठीक है, ये क्या है, एग्जिट साइड है। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो बताना है बेटा, है ना, फोकस चेंज हो जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे का स्क्रीन रहता है, आप बता ही नहीं रहे हो कि ये दिख ही नहीं रहा है ना। तो बड़ा ये आपका स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, ये आपका स्टार्ट कोडॉन AUG, और ये इसके ऊपर में एक लार्ज राइबोसोम का सब यूनिट है ना, 50s सब यूनिट आके बाइंड होगा। और ये आपका क्या बन गया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या था बेटा, mRNA था, mRNA वहां पे है, 30s सब यूनिट, 30 सब यूनिट नीचे है, फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA है ना, फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA। ये जो लार्ज राइबोसोम जब आके बैठता है तो जो पहले कोडॉन का अमीनो एसिड जो tRNA लेके आया, फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA, वो हमेशा पी साइड पे आके क्या करता है, बाइंड करता है। हमेशा कहां आके बाइंड करता है, पी साइड पे आके बाइंड करता है। तो ये आपका समझो कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका tRNA हो गया। इस tRNA में यहाँ क्या लगा हुआ है, इस tRNA में यहाँ पे फॉर्मिल मिथ्योनिन लगा हुआ है, फॉर्मिल मिथ्योनिन, ये आपका tRNA हो गया, फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA। ठीक है, ये आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हुआ। लार्ज सब यूनिट जैसे ही बैठेगा, लार्ज सब यूनिट बैठने से फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA हमेशा इसके कौन से साइड में आएगा, पी साइड में, और ये ई साइड है, और ये लास्ट में ई साइड है, ये एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलने का। तो जो पहला tRNA है बेटा, फॉर्मिल मिथ्योनिन वाला tRNA, दैट विल ऑलवेज कम एंड बाइंड्स टू द पी साइड। कहां बाइंड होगा, पी साइड में। नेक्स्ट जितने भी अमीनो एसिड आएंगे, आप अमीनो एसाइल tRNA बोले थे ना, तो अमीनो एसाइल बाइंडिंग साइट क्या है, ए साइट। कौन सा साइट, ए साइट। ए साइट को हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसाइल बाइंडिंग साइट। तो जितने भी tRNA आने वाले हैं अमीनो एसिड लेके, वो कहां बैठेंगे, ए साइड में। सिर्फ पहला tRNA जो आएगा वो पी साइड में आएगा, बाकी अब जितने भी tRNA आएंगे अमीनो एसिड लेके, तो ऑल विल कम टू द ए साइड। यहां बात क्लियर है, क्योंकि ए साइड में अमीनो एसिड आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ए साइट है। बात क्लियर है। और ई से निकल जाता है, इसीलिए क्या है, एग्जिट साइट है। कैसे निकलता है उसको आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे,
अब हमारा पहला कोडॉन के खिलाफ टीआरएनए आ चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, सेकंड ये वाला जो है इसके खिलाफ भी क्या आएगा, टीआरएनए आएगा। ये भी कोडॉन है, ये कोडॉन सेकंड कोडॉन सपोज ट्रिपल जी है ये, तो ट्रिपल जी के खिलाफ यहाँ पे क्या आएगा, एक तो टीआरएनए आएगा ऐसे करके, ये इन्वर्टेड एल से फंक्शनल टीआरएनए बोले थे ना, तो ये क्या आ गया, ग्लाइसिन आ गया। समझो ट्रिपल जी से क्या होता है, मान लो ग्लाइसिन होता है, या फिर इसको आप अमीनो एसिड 1 अमीनो एसिड 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ग्लाइसिन आ गया। बात क्लियर है। चलो ये हो गया आपका इनिशिएशन कंप्लीट। अब क्या होगा, इलोंगेशन होगा। तो इलोंगेशन में क्या होगा बेटा, इलोंगेशन में यहाँ पे जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड इस अमीनो एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। इस अमीनो एसिड, the amino acid present at the P site will react with the amino acid present at the A site to make a peptide bond। क्या बनाने के लिए, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका 5' ये आपका AUG, ये आपका P साइट, और उसके बाद ये आपका A साइट, ये आपका स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये कोडॉन सेकंड, और ये बड़ा राइबोसोम, लार्ज राइबोसोम, और इसके आगे फिर ये और भी कोडॉन्स हैं। तो ये आपका 3'। यहाँ पे आपका टीआरएनए है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, टीआरएनए है। और यहाँ पे जो टीआरएनए था, यहाँ का कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ का कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, इसके अमीनो ग्रुप से क्या किया था, रिएक्शन किया था। तो क्या बना था, पेप्टाइड बॉन्ड बना था। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ से टूट जाएगा, और यहाँ पे जो आपका अमीनो ग्रुप है, यहाँ से क्या हो गया, समझो कि आपके पास, इसको हम लिख देते हैं अमीनो एसिड 2, और इसको हम क्या लिख लेते हैं, अमीनो एसिड 1। ये अमीनो एसिड 2 के साथ अमीनो एसिड 1। अब ये ग्लाइसिन को हम यहाँ मिटा के क्या कर लेते हैं, सिंपल अमीनो एसिड 2 लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, पहला अमीनो एसिड है, तो इसको हम लिख लेते हैं अमीनो एसिड 1, ठीक है। तो अमीनो एसिड 1 P साइड पे पहला अमीनो एसिड आया था, तो अमीनो एसिड 1। उसके बाद A साइड में सेकंड अमीनो एसिड आया, तो अमीनो एसिड 2। अमीनो एसिड 1 का कार्बोक्सिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप बोल रहा हूं बेटा, कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH ग्रुप, ये रिएक्शन करेगा अमीनो ग्रुप ऑफ सेकंड अमीनो एसिड, और क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, और अमीनो एसिड 2 के साथ में अमीनो एसिड 1 लग गया, और ये वाला टीआरएनए क्या हो गया, अनचार्ज हो गया। ये टीआरएनए क्या हो गया, अनचार्ज। तो इसको आप लिख सकते हो कि दिस इज अनचार्ज टीआरएनए, ठीक है। और ये क्या है बीच में, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। ये क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाया किसने, इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाया है 23S RNA, है ना। जब मैं आपको RNA पढ़ा रहा था, तब भी आपको बताया था राइबोजाइम, RNA विच एक्ट एज ए एंजाइम, उसको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं। और आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाया था, तब भी ये बताया गया था कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट वन, 23S RNA। तो 23S RNA catalyze this reaction, 23S RNA catalyzes the peptide bond synthesis, peptide bond synthesis को कैटेलाइज करता है, ठीक है। ये कैटेलाइज करता है। यहां तक बात क्लियर है। चलो अमीनो एसिड 1 अमीनो एसिड 2 काम खत्म हो गया। आपके पास पी साइड भी भरा हुआ है, ए साइड भी भरा हुआ है। पी साइड का टीआरएनए अनचार्ज हो चुका है, मींस इससे अमीनो एसिड हट चुका है, और ये अमीनो एसिड सेकंड अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन करके पेप्टाइड बॉन्ड बना चुका है, डाइपेप्टाइड बन चुका है। यहां तक बात क्लियर है। तो अभी दोनों जगह भरा हुआ है। अब आगे क्या करना है हमको, ये राइबोसोम एक स्टेप आगे बढ़ेगा। ये राइबोसोम क्या करेगा, एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो ये डायग्राम हम ले लेते हैं। ये आपका 5 days और ये आपका AUG 1 2 3, ये आपका सेकंड ट्रिपल G, और उसके बाद ये ऐसा,
ये आपका बन गया स्मॉल सब यूनिट, ये बन गया आपका लार्ज सब यूनिट, ये आपका पी साइट और ये आपका ए साइट। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि यहां से यहां जब हम गए, यहां से यहां जब हम जा रहे हैं तो राइबोसोम एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। एक स्टेप राइबोसोम के लिए है एक कोडॉन, है ना। जैसे हमारा कितना बड़ा ऊंची छलांग मारो दूर पहुंच जाओगे, है ना। नॉर्मल स्टेप एक राइबोसोम के लिए जो स्टेप है, जो उसका अगला कदम है, वो कितना बड़ा है, एक कोडॉन जितना बड़ा है। तो एक कोडॉन आगे बढ़ा तो एक कोडॉन पीछे हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो पहले AUG कहाँ था, पी साइट में था, और ये ट्रिपल जी ए साइट में था दूसरा कोडॉन। तो AUG बाहर निकल गया, है ना। और ये जो तीसरा वाला है ये इधर आ गया, अंदर आ गया, और दूसरा वाला यहाँ पहुंच गया। ठीक है, ये ट्रिपल जी था, ये ट्रिपल जी सेकंड ए साइड में था। ये जैसे ही आगे बढ़ा तो ट्रिपल जी पीछे पहुंच गया, कहाँ, यहाँ पे। कौन सा साइट है ये बेटा, ये आपका है पी साइट, और ए साइट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये जो tRNA है ये अनचार्ज हो चुका था, पी साइट में जो tRNA बैठा है वो अनचार्ज हो चुका था, वो ई साइट से होते हुए बाहर निकल जाएगा। ये आपको मान लो ये आपका अनचार्ज tRNA जो पी साइड में था, वहां पे जब ये आगे बढ़ा तो ई साइड होके बाहर निकल दिया। सही है। और ए साइड में जो अमीनो एसिड 1, 2 और 1 लेके tRNA बैठा हुआ है, ये आगे बढ़ा है तो ये तो पीछे हो जाएगा, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पी साइड में पहुंच जाएगा। तो ये आपके पास ये रहा आपका tRNA, और इसमें आपके पास क्या लगा हुआ है, अमीनो एसिड 2, और इसके साथ में अमीनो एसिड 1 लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ता है तो आपका क्या हो जा रहा है, ए साइट एम्प्टी हो जा रहा है। ए साइड क्या हो जा रहा है, एम्प्टी हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया बेटा, नया कोडॉन आ गया, न्यू कोडॉन, नेक्स्ट कोडॉन। क्या लिख सकते हैं इसको, नेक्स्ट कोडॉन, नेक्स्ट कोडॉन आ गया। अब इस नेक्स्ट कोडॉन के अगेंस्ट एक tRNA वापस आएगा, क्या लेके आएगा, अमीनो एसिड लेके आएगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, न्यू अमीनो एसिड 3, ये tRNA, इसको हम लेबल कर लेते हैं अमीनो एसिड 3, ये अमीनो एसिड 3 लेके आ गया। ठीक है, अब जो ये जो मूवमेंट हुआ है बेटा, है ना, ये जो मूवमेंट हुआ है राइबोसोम का 1 स्टेप फॉरवर्ड, इस मूवमेंट को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, कैटालाइज्ड बाय ट्रांसलोकेस एंजाइम, कैटालाइज्ड बाय ट्रांसलोकेस एंजाइम क्या करता है, कैटालाइज करता है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसलोकेशन के लिए एक इलोंगेशन फैक्टर लगेगा जिसको बोलेंगे EFG, इलोंगेशन फैक्टर G, इलोंगेशन फैक्टर G। ठीक है, और इधर यहाँ पे जो ये प्रोसेस चल रहा था, यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर लग रहा है, इलोंगेशन फैक्टर EF, शॉर्टकट में क्या लिख रहे हैं, EFTU, EFTS। ठीक है, जैसे इनिशिएशन फैक्टर 3 टाइप का था, इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3, वैसे इलोंगेशन फैक्टर भी 3 है, EFTU, EFTS और EFG। EFG का क्या रोल है, ट्रांसलोकेशन में रोल है। ठीक है, और ट्रांसलोकेशन आप आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको एक GTP लगेगा। क्या लगेगा बेटा, GTP लगेगा। कहाँ GTP लग रहा है, वो स्टेप आपको याद रखना है। पहला GTP लगा था जब कौन, फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA आके बाइंड हुआ था mRNA पे, है ना, आगे इनिशिएशन के सामने। इलोंगेशन में दूसरा GTP यहाँ लग रहा है, कहाँ, जब ट्रांसलोकेशन हो रहा है, राइबोसोम एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। ट्रांसलोकेशन मींस क्या है, राइबोसोम्स moves 1 step forward, 1 step forward, है ना, and 1 step is equal to 1 कोडॉन। 1 स्टेप कितना बड़ा है, एक कोडॉन के जितना बड़ा है, एक कोडॉन आगे बढ़ जाएगा। तो AUG पीछे छूट गया, इधर बाहर जो कोडॉन था इधर ये वाला अंदर आ गया, यहाँ पे जो था वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे जो था वो ई साइड से बाहर निकल गया। ऐसे करके अब ये अमीनो एसिड 2
इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा जैसे पहले हुआ था, इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा 23S आरएनए और क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, है ना। फिर ये इलॉन्गेशन चलता रहेगा ऐसा, यहाँ अमीनो एसिड 1 2 3, अमीनो एसिड 3 के साथ में ये जुड़ जाएगा, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 1, है ना। फिर से ये टीआरएनए अनचार्ज हो जाएगा जैसे यहाँ हुआ था, फिर राइबोसोम आगे बढ़ेगा, फिर नया अमीनो एसिड आएगा, ये साइकिल चलते रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलॉन्गेशन बोलते हैं, ठीक है। आपको ये 2 स्टेप अगर याद है, इतना आप बना ले रहे हो तो आपको इलॉन्गेशन समझ में आ जाएगा, हो जाएगा इतना, ठीक है। अब लास्ट क्या है बेटा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में बनाए अगर अपन, तो टर्मिनेशन में क्या है, समझो कि ये आपका राइबोसोम, तो ये 5 डेज और ये 3 डेज, और इलॉन्गेशन करते करते राइबोसोम आपका लगभग यहाँ पहुंच गया है। ये आपका लार्ज सब यूनिट, ये आपका क्या है, पी साइट, ये आपका क्या है, ए साइट। पी साइट में आपके पास कौन है, टीआरएनए है ना। टीआरएनए से क्या लगा हुआ है, अमीनो एसिड लगा हुआ है, अमीनो एसिड 9 8 7 6 5 4 3, बड़ा सा एक लंबा सा क्या बन चुका है, पॉलीपेप्टाइड का चेन बन चुका है। क्योंकि धीरे धीरे आप यहाँ से आते गए, आगे बढ़ते जाओगे तो अमीनो एसिड ऐड होते जाएगा, अमीनो एसिड होते जाएगा तो एक लंबा सा पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा, सही बात है। और अभी ए साइड क्या है, एम्प्टी है, जैसे यहाँ पे खाली हो गया था वैसे ही, क्योंकि अभी आगे बढ़ा है तो यहाँ पे जो अब टीआरएनए था वो यहाँ आ गया और ये खाली हो गया। अब इस खाली जगह में कौन आ गया, आपके वो 3 मित्र आ गए, कौन से, उगा, तीनों में से कोई एक आ गया। फॉर एग्जांपल उगा आ गया, यूजीए, ये क्या है बेटा, स्टॉप कोडॉन है ना। चलते लास्ट में कौन आ गया, गलती से स्टॉप कोडॉन आ गया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टॉप कोडॉन। अब आपको पूछ रहा हूं, क्या स्टॉप कोडॉन से कोई अमीनो एसिड कोड होता है क्या, नहीं होता है। आपका आंसर क्या है, स्टॉप कोडॉन से सर कोई अमीनो एसिड कोड नहीं होता है। कितने स्टॉप कोडॉन है, 3 है ना। तो इससे कोई अमीनो एसिड कोड नहीं होगा, कोई अमीनो एसिड कोड नहीं होगा तो यहाँ पे कोई टीआरएनए नहीं आएगा। जब अमीनो एसिड ही नहीं तो टीआरएनए क्या करने आएगा यहाँ पे, सही बात है। तो कोई टीआरएनए नहीं आएगा, टीआरएनए नहीं आएगा तो यहाँ पे भी लास्ट टर्मिनेशन में भी एक फैक्टर आएगा, उस फैक्टर का नाम है रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। या फिर आप शॉर्टकट सीधा बोल सकते हो रिलीज फैक्टर, ये आ जाएगा। रिलीज फैक्टर आ गया आपके पास कहाँ पे, यहाँ पे। आप इसको ऐसे बना लो, ऐसे लेबल कर लो, इसको लिख लो कि ये क्या है, रिलीज फैक्टर, ठीक है। ये क्या है, रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर क्या करेगा बेटा, ये जो टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड का लंबा सा चेन लगा हुआ है, इसको तोड़ देगा, इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, है ना। हाइड्रोलाइसिस हम यहाँ लिख रहे हैं। रिलीज फैक्टर क्या करता है, इट हाइड्रोलाइसिस द पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन, जिसको आप प्रोटीन भी बोल रहे हो। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब क्या होता है बेटा, प्रोटीन। हाइड्रोलाइज द पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन एंड रिलीज इट फ्रॉम टीआरएनए, टीआरएनए से क्या कर देगा, इसको रिलीज कर देगा, कौन, रिलीज फैक्टर। तो अमीनो एसिड निकल के बाहर कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में पहुंच गया। अमीनो एसिड का चेन बन चुका है, प्रोटीन आपका बन चुका है, राइबोसोम स्टॉप कोडॉन में पहुंच चुका था, है ना। तो स्टॉप कोडॉन में पहुंच चुका था और आपका ट्रांसलेशन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट फिर से अलग हो जाएंगे, लार्ज सब यूनिट भी फिर से अलग हो जाएगा और दोनों क्या करेंगे, नया फिर से ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। ये आपका पूरा क्या हो गया, ट्रांसलेशन, ठीक है। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। आप प्रॉपर्ली इसको रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। आप डायग्राम वगैरह देख के, गूगल करके, आप वीडियो दोबारा देख के इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करके इसके क्वेश्चंस बनाना चालू करो, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, इसको देखो 2 मिनट, फिर एक टॉपिक, छोटा सा एक टॉपिक है जो ट्रांसलेशन के बाद है, उसको देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी।
लास्ट एक टॉपिक है ना, यूटीआर। क्या है यूटीआर, उसको समझने का कोशिश करते हैं। चलो, यूटीआर है ना, क्या बोल रहे हैं इसका नाम, अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन, जैसे मान लो बेटा ये mRNA है, ये 5 डेज है, ये 3 डेज है, यहाँ पे AUG था और यहाँ पे क्या हो गया, मान लो UGA था, होगा, तो ये स्टॉप कोडॉन है और ये क्या है, स्टार्ट कोडॉन है। सही बात है, ये स्टार्ट कोडॉन है इधर और उधर क्या है, स्टार्ट कोडॉन। अब आप क्या देख रहे हो कि सर स्टार्ट कोडॉन से ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही बात है ना, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। स्टार्ट कोडॉन से ट्रांसलेशन क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। खत्म कहाँ हुआ था, यूजीए स्टॉप कोडॉन में जाके क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन इसके आगे भी कुछ आरएनए दिख रहा है और इसके पीछे भी कुछ आरएनए दिख रहा है। दिख रहा है कि दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका मतलब कुछ ऐसे भी रीजन है एमआरएनए में जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, अनट्रांसलेटेड रीजन, है ना। जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता उसको क्या बोलोगे, अनट्रांसलेटेड रीजन। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, यूटीआर। अब मेरे को आप बताओगे क्या यूटीआर इस साइड है, 5 डेज की तरफ दिख रहा है, ये 5 डेज है, उधर क्या है 3 डेज, तो क्या यूटीआर 5 डेज के साइड है, बिल्कुल है। क्या यूटीआर 3 डेज के साइड है, वहां भी है सर। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट हमको ये लिखना चाहिए, यूटीआर इज प्रेजेंट, यूटीआर is present at both 5 days and 3 days end, दोनों एंड में प्रेजेंट होता है। 5 डेज और 3 डेज एंड दोनों एंड में प्रेजेंट होता है कौन, यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि इट हेल्प्स इन एफिशिएंट ट्रांसलेशन, एफिशिएंट ट्रांसलेशन, यही आपको एनसीईआरटी लिख के देता है कि इट हेल्प्स इन एफिशिएंट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अच्छा से हो उसके लिए कौन हेल्प करता है आपको, यूटीआर हेल्प करता है, अनट्रांसलेटेड रीजन हेल्प करता है कि ट्रांसलेशन अच्छा से हो, है ना। कौन हेल्प कर रहा है, यूटीआर। आपको 3 पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पे, यूटीआर मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन। 2022 में ये क्वेश्चन आया था, है ना, नीट में। पहला पॉइंट लिख के दिया कि यूटीआर इज नॉन एज अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ एमआरएनए, बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट क्या है, यूटीआर इज प्रेजेंट एट बोथ 5 डेज एंड 3 डेज एंड, ये भी सही है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, यूटीआर हेल्प्स इन द एफिशिएंट ट्रांसलेशन, एक अच्छे प्रकार से ट्रांसलेशन हो, उसका एफिशिएंसी अच्छा हो, जल्दी जल्दी हो, उसमें हेल्प करता है कौन, यूटीआर। जैसे आप देखे थे AUG के 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड पहले एक साइन डेलीगेनो सीक्वेंस था, उसी को पहचान के राइबोसोम स्टार्ट किया था ट्रांसलेशन। अगर वो नहीं होता स्टार्ट कोडॉन के पहले तो क्या ट्रांसलेशन स्टार्ट हो पाता, नहीं हो पाता, है ना। इसका मतलब ट्रांसलेशन जिसका नहीं होता है, स्टार्ट कोडॉन की जो पहले भी प्रेजेंट है वो भी हेल्पफुल है। किस में हेल्पफुल है, एफिशिएंट ट्रांसलेशन में हेल्पफुल है। ठीक है, आपको जो पिछले 2022 में क्वेश्चन आया था वहां पे क्या स्टेटमेंट दिया, पहला स्टेटमेंट ये दिया कि यूटीआर इज अनट्रांसलेटेड रीजन, सही है। सेकंड पॉइंट उसने क्या बोला कि यूटीआर हेल्प्स इन एफिशिएंट ट्रांसलेशन, बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट क्या बोला उन्होंने कि यूटीआर इज प्रेजेंट एट ओनली 5 डेज एंड, सिर्फ 5 डेज एंड में प्रेजेंट होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। यूटीआर दोनों साइड होता है, 5 डेज में भी और 3 डेज में भी होता है। ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, आज की ये क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। लेट्स मीट टुमारो और हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे जीन रेगुलेशन और वहां पे लेक ऑपेरॉन पढ़ेंगे, है ना। लेक ऑपेरॉन पढ़ते ही तुरंत हम मूव कर जाएंगे और स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर के लास्ट 2 मेजर और बड़े टॉपिक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो।